हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। माई सेल्फ गंभीर सिंह। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड यूकेशन का थर्ड लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल यूकेशन। तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली बच्चे इस टॉपिक से परेशान रहते हैं कि रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करें। ठीक है ना। तो बच्चे नहीं समझ पाते कि कहाँ 2 लगाना है, कहाँ 3 लगाना है, कहाँ 4 लगाना है, कहाँ 5 लगाना है। तो दिमाग मारते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो कभी कभी फिट भी हो जाता है। तो ये कोई तरीका नहीं है। तो आपकी एनसीईआरटी में जो प्रॉपर तरीका दिया हुआ है कि केमिकल यूकेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, पहले मैं आपको वो प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी होगी और बहुत इजीली आप किसी भी रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर केमिकल यूकेशंस को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। केमिकल यूकेशन को हमें बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, क्यों करते हैं हम। पहले क्यों करते हैं इसको पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेटा आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, 9th में आपको पढ़ाया गया था। यूकेशन में हमेशा मास कंजर्व रहना चाहिए। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड मास कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं बेटा। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। क्लास 9th में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी मास क्रिएट नहीं होता और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। जितना मास है रिएक्टेंट साइड उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, तभी आपकी यूकेशन बैलेंस होगी। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स का टोटल मास जो होता है, प्रोडक्ट साइड का भी मास टोटल उसके बराबर होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। यानी सभी एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो हमेशा सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले और बाद में एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनकी संख्या हमेशा दोनों साइड इक्वल रहती है। हैंस वी नीड टू बी बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जो ऊपर मैंने बताया था स्केलेटल, जो अनबैलेंस इक्वेशन थी उसको हमने क्या कहा था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। तो 1.2 जो ऊपर आपने लिखा है यहाँ देख रहे हैं, ये क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि बैलेंस करना आप बाद में सीखेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो मैंने आपको बताया इस पैराग्राफ में आपने क्या सीखा कि हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। मास को कंजर्व रखने के लिए, मास हमेशा कंजर्व रहता है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा मास इक्वल रहना चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस मानी जाएगी।
द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इक्वेशन में आप देख रहे हैं यहाँ 1.3 जो है वो इक्वेशन हमारी वर्ड इक्वेशन यहाँ देख रहे हैं आप। तो इक्वेशन हमने आपको एक्टिविटी 1.3 में ये सॉल्व भी कराई थी, आपको पता है। तो इसकी ये बेटा वर्ड इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन वर्ड इक्वेशन है। इस वर्ड इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। द एबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो हमने देखो जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट एरो के बाद ZnSO4, हाइड्रोजन गैस प्लस H2। इसको हमें चेक करना है बेटा कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं। तो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। एरो के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की संख्या को आपको चेक करना है कि दोनों साइड संख्या इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो करते हैं बेटा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक टेबल आप देख रहे हैं। यहाँ पे इस टेबल में क्या किया गया है, एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को लिखा गया है। Zn हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन, सल्फर ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में जो नंबर एटम्स थे उनको हमने यहाँ LHS साइड के सारे एटम्स को लिखा है। Zn कितना है बेटा, 1 है। हाइड्रोजन कितना था, 2 है, 2 लिखा। सल्फर कितना है, 1 है, 1 लिखा। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन 4 लिखा। अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स साइड RHS। अब प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम देखेंगे। Zn कितना है बेटा, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। सल्फर 1 है, 1 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 है, 4 लिख दिया। अब आप चेक करेंगे, Zn जिंक 1 1 दोनों साइड है, हाइड्रोजन 2 2 बोथ साइड है, सल्फर 1 1 है दोनों साइड, ऑक्सीजन 4 4 है दोनों साइड। क्या हुआ, हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। देख रहे हैं आप, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम की संख्या इक्वल है। ओके, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको क्या कहेंगे, ये कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एक नई केमिकल इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करने के लिए ट्राई करेंगे। Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 क्या है, मैग्नेटाइट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइट। तो देखते हैं इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसको यहाँ आगे हम देखेंगे। अगला पेज चेंज कर रहा हूँ, सारे बच्चे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको करके दिखाया गया है। तो पहले मैं आपको आपकी NCERT के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपको एक ट्रिक भी दूंगा जिससे आप आसानी से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले NCERT में जो दिया है पहले हमें उसको पढ़ना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे पास इक्वेशन में, उन सभी को हम किस में बंद करेंगे बेटा, बॉक्सेस में बंद करेंगे इसको। डू नॉट चेंज एनीथिंग, और कोई चेंज नहीं करना है इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे आप, तो बॉक्सेस के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है, बॉक्स से आपको फॉर्मूले सेपरेट कर दिए गए। अब जो भी चेंज करना है आपको, वो हमें फॉर्मूले के आगे कोफिशिएंट के रूप में जो भी डिजिट है वो आगे लगाना है, बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। स्टेप सेकंड में बेटा क्या करेंगे, ठीक है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन 1.5। आप 1.5 देख रहे हैं, इसमें करना क्या है, लिस्ट द एटम्स। आप सभी एटम्स की संख्या को यहाँ लिस्टेड करेंगे प्रेजेंट इन द अनबैलेंस।
अनबैलेंस इक्वेशन में जो भी एलिमेंट है उनको यहाँ हम लिस्टेड करेंगे। देख रहे हैं एलिमेंट हमने सारे लिख लिए हैं, Fe हाइड्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट लिख लिए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में क्या है कैलकुलेशन वो आपने नोट की 1 2 1। प्रोडक्ट साइड में बेटा क्या है आप देख रहे हैं 3 2 4, ठीक है। अब देख रहे हैं अनबैलेंस है, या Fe1 है या 3 है, या हाइड्रोजन 2 है या 2 है, ये बैलेंस है, या बेटा ऑक्सीजन 1 है या 4 है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो इसी को हमें बैलेंस करना है, कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते बेटा स्टेप थर्ड यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। इट इज ऑफन convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो जिस कंपाउंड में लिखा है ना, जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो हमें पहले उसे ऑब्जर्व करना है और बैलेंस भी बेटा उसी से स्टार्टिंग करनी है आपको, ठीक है। इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, वो कंपाउंड हमारा रिएक्टेंट भी हो सकता है और जो है प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग दीज क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हमें अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस कंपाउंड में है, बी सिलेक्ट। तो हमने क्या सिलेक्ट किया इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ Fe यानी हाइड्रोजन या सॉरी आयरन 3 है और ऑक्सीजन 4 है। कितने हो गए बेटा टोटल नंबर ऑफ, 4 और 3 7, ये 7 नंबर ऑफ एटम्स हैं इस कंपाउंड में। इसमें केवल 2 हैं, इसमें 2 और 1 3 है, इसमें बेटा 1 है। तो हम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम जिस कंपाउंड में होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने सिलेक्ट किया है Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और इसमें भी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर एटम, पहले कंपाउंड सेलेक्ट किया, अब इसमें भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन को पहले सिलेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के बाद फिर हम आयरन को लेंगे, ठीक है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS। राइट हैंड साइड में कितने हैं ऑक्सीजन है बेटा 4 हैं, एंड ओनली 1 ऑफ द LHS, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है केवल 1, ठीक है। इसको आपको देखना है, ठीक है। अब द बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, तो सबसे पहले हम क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली शुरुआत में कितने हैं 2 बैलेंस करके हमने क्या किया उसको यहाँ पे आपको नोट करना है। इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट्स टेबल बना लिया, ठीक है बेटा। तो पहले हमने देखेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में H2O कितना है, ऑक्सीजन 1 है, 1 लिखा हमने बेटा, यहाँ 1 है। और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है 4 लिख दिया। अब इसको हमें 4, यहाँ 4 है ना, तो इसको भी 4 बनाना है। तो क्या करेंगे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस हो जाएगा। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स it must be remember that we cannot alter the formulae of the compounds or elements involved in the reactions. The example, the balanced oxygen atoms we can put coefficient 4, यानी आपको क्या लगाना है 4 कोफिशिएंट, आपने 4 से बैलेंस किया तो H2O के आगे हमने क्या लगा दिया 4, एंड नॉट H2O4। हमें हमेशा जो बैलेंस में आपको डिजिट यूज करना है वो बेटा हमेशा कोफिशिएंट के रूप में आगे लगाया जाता है, कभी भी इस प्रकार से O4 यहाँ पीछे इसको ऐसे नहीं लगाया जाता, या H2O4 पूरे होल पर यहाँ पर 4 ऐसा नहीं लगाया जाता। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज करेक्ट। तो ये बताया गया है कि आपको ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना, आपको ऐसे लगाना है, ठीक है।
नाउ द पार्टिकली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, तो पार्टिकली बैलेंस हमने की है, तो क्या किया हमने बेटा, तो H2O के आगे हमने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, बॉक्स के आगे 4 लगा दिया, वही चीज़ हमने यहाँ पर आपने देखिए बॉक्सेस के रूप में उतार लिया और 4 आगे लगा दिया, पार्टिकली बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये बैलेंस हो गया हमारा, यहाँ पर 4 थे, ऑक्सीजन हमारा यहाँ भी 4 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं Fe, यानी कि आयरन को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो बेटा देखेंगे स्टेप 4 में Fe एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, आयरन और हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे इन द पार्टिकली बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बेटा, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द RHS। तो RH यानी कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या क्या है, आप देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम हाइड्रोजन एटम को देखेंगे रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। ठीक है ना, हमने हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि बेटा हमने ऑक्सीजन, पैसे तो हम आयरन को भी ले सकते थे, तो यहाँ हाइड्रोजन उन्होंने पहले क्यों ले लिया, क्योंकि जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है तो हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी बढ़ चुकी है। यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 2 जा 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इस बात का ध्यान रखना आपको, तो 8 हो गए। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो देखिए ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इनिशियली हाइड्रोजन कितना बेटा है, यहाँ पर 8 हो गया ना, यहाँ पर 8 हो रहा है, देखिए 8 है, 4 2 जा 8 है, हमने 8 लिख दिया। ठीक है, बैलेंस करना है, प्रोडक्ट में कितना है बेटा 2, केवल 2 है, आप देख रहे हैं 2 है। ठीक है, 2 है, तो हमें इसको भी 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए क्या करें, हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। इक्वेशन वुड बी, अब इक्वेशन क्या होगी, तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे बेटा, Fe प्लस 4H2 ऑलरेडी पहले से था, एरो Fe3O4 प्लस 4H2, देखिए इसको भी हमने, या भी हमारे हाइड्रोजन 8 थे, या भी हमने हाइड्रोजन को 8 कर दिया है। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, बॉक्स के आगे लगाया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, अब बेटा क्या करना है, अब हमें Fe यानी कि आयरन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आयरन को बैलेंस करते हैं। ठीक, तो देखते हैं आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है। ठीक है, स्टेप 5 में बेटा, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिकअप द थर्ड एलिमेंट। अब तीसरे एलिमेंट को यहाँ पिकअप करना है, हमें लेना है, विच इज नॉट बैलेंस। यहाँ पर तीसरा एलिमेंट हमारा रह गया है, वो बैलेंस नहीं है अभी, उसको भी बैलेंस करना है। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, केवल एक एलिमेंट बचा हमारा बैलेंस करने के लिए, दैट इज आयरन। वो क्या है, आयरन है। तो आयरन को बैलेंस करते हैं बेटा, टेबल बनाते हैं। एटम्स ऑफ आयरन, रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड, दोनों। इनिशियली क्या था हमारे पास, आयरन कितना है 1 है, और प्रोडक्ट साइड कितना है बेटा 3 आयरन है, 3 लिख दिया हमने 3 नीचे लिखा है। तो इसको टू बैलेंस, और बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, तो इसको भी हमें, जब प्रोडक्ट साइड में 3 है तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी 3 ही करना पड़ेगा, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 3। ठीक है, अब इसको हम पहले की तरह क्या करेंगे, यूटिलाइज Fe, we take 3 atoms of iron on the LHS। हम क्या करेंगे, 3 को LHS साइड में पुट करेंगे। देखिए बॉक्स सारे लगे हुए हैं यहाँ। Fe, तो F के आगे कितना लगा दिया बेटा 3 लगा दिया, ये तो हम पहले लगा चुके हैं, इसको ये पहले से हमारे पास था, और ये इसको भी हम बैलेंस कर चुके हैं। तो देखेंगे अब दोनों साइड चेक करके देखेंगे आप हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। आयरन 3 हो गया, इधर भी आयरन 3 है। हाइड्रोजन 4 2 जा 8 है, इधर भी देखेंगे बेटा 4 2 जा 8, हाइड्रोजन
8 हो गए, बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन के आगे कितना है बेटा 4, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। स्टेप 6 में करना क्या है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के बोथ साइड में हम जो है एटम्स को काउंट करेंगे, जैसा कि अभी हमने किया था, ठीक है। फाइनली इन बॉक्सेस को हम हटा देंगे। देखिए फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 3Fe प्लस 4H2 एरो Fe3O4 प्लस 4H2 बैलेंस इक्वेशन। हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। मुझे लगता है कि सभी बच्चों के समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को परेशानी है तो बाद में आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा देखते हैं, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम कैसे हैं बेटा हमारे, इक्वल हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, यानी कि ये बैलेंस, ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, इसको ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए ये जो आपने देखा कोफिशिएंट लगाया गया 3 है 4 है, आप देख रहे हैं यहाँ, तो हमें छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट, और वो भी कैसा नंबर होना चाहिए, होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट यहाँ पर हम यूज करके इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे चल के आपको एडवांस लेवल पर और भी चेंजेस मिलेंगे, बट आपकी एनसीईआरटी में जो 10th स्टैंडर्ड में है हमें फिलहाल उसी को पढ़ना है, उसी पर फोकस करना है, ठीक है। स्टेप 7 में बेटा क्या है देखते हैं, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हमने बैलेंस इक्वेशन कर दिया है, इसके बाद अभी कुछ अभी बाकी है, इसमें फिजिकल स्टेट हमें और लिखना पड़ता है, ठीक है ना, और भी लिखना पड़ेगा और कई सारी चीज़ें उसको अभी बता रहे हैं आपको, तो देखेंगे फिजिकल स्टेट कैसे मेंशन करेंगे आप। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9 को एग्जामिन करेंगे। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या इसमें फिजिकल स्टेट के बारे में कोई चीज़ आपके लिए आपसे कहा गया है? फिजिकल स्टेट के बारे में अगर नहीं कहा गया है तो फिजिकल स्टेट आप मेंशन नहीं करेंगे, अगर कहा जा रहा है तो फिजिकल स्टेट को आपको मेंशन करना है। नो इन्फॉर्मेशन, फिजिकल स्टेट की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। हैज़ गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बारे में इसमें कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम इतना ही इसको रखेंगे। अगर फिजिकल स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो फिजिकल स्टेट भी हमें यहाँ मेंशन करनी होती है। तो देखते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में अगर दी हो तो क्या लिखना है, देखेंगे आप। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर हमें और इन्फॉर्मेटिव अपनी इक्वेशन बनानी है तो उसके फिजिकल स्टेट को भी हमें मेंशन करना पड़ता है। कैसे करेंगे, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशनड, तो इसमें हमें जो है फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी पड़ती है अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूलों के पास में हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी पड़ती है। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड, हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड में है, एक्वस है या सॉलिड स्टेट में है। रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द मेंशन नोटेशन, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक्वस गैसियस फॉर्म में कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है तो उसको गैसियस के लिए क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। लिक्विड है तो बेटा एल लिखेंगे, एक्वस है तो ए क्यू लिखेंगे, और सॉलिड है तो एस मेंशन करेंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द वर्ड एक्वस, ए क्यू, इसका मतलब क्या है, एक्वस का मतलब होता है इज रिटन इन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कोई भी रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट किस में है, वाटर में सॉल्युबल है, पानी में घुला हुआ है। तो वाटर में जो चीज़ घुली हुई है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ए क्यू, यानी एक्वस वर्ड यूज़ करते हैं। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन बनकर तैयार होगी बेटा वो क्या होगी, जरा देखते हैं। बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम,
तो जो 1.9 वाली जो इक्वेशन थी फाइनली फिजिकल स्टेट लिखने के बाद बेटा क्या बनेगी जरा देखते हैं। 3Fe आयरन कैसा है, सॉलिड है, तो एस लिख दिया। 4H2 प्लस 4H2, H2 कैसा, गैस की फॉर्म में है, यानी वेपर फॉर्म में है, वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उसको G से डिनोट करते हैं, ठीक है। Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये बेटा सॉलिड होता है, तो S से रिप्रेजेंट करेंगे, और H2 इट इज गैस निकलती है, तो बेटा G से इसको मेंशन करेंगे। नोट दैट द सिंबल ऑफ G इज यूज्ड with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यहाँ पर हमने वाटर के लिए, पानी के लिए यहाँ पर G का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पानी बेटा किस फॉर्म में है, वाटर स्टीम की फॉर्म में है, भाप की फॉर्म में, इसीलिए उसको हमें G यानी गैस से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। जब तक इसकी ज़रूरत नहीं है तब तक आप कोई जरूरी नहीं आप लिखें, अगर इसकी ज़रूरत है तो ही हमें इसको लिखना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है तभी लिखें, अन्यथा आप केवल बैलेंस करें, ठीक है। समटाइम्स द रिएक्शंस कंडीशंस, कभी कभी रिएक्शन में कुछ कंडीशन और भी होती हैं, उनको भी मेंशन करना पड़ता है, जैसे सच एज टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, कैटलिस्ट दिया है। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट आर दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट रिएक्शन को बहुत फास्ट कराते हैं, रिएक्शन को फास्ट कराने में उसकी हेल्प करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। इटीसी फॉर द रिएक्शन द इंडिकेटेड अबव एंड, यानी कि ऑब्लिक का साइन है, और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर किसी भी इक्वेशन में आपको टेम्परेचर दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, कैटलिस्ट दिया जा रहा है, तो बेटा इनको हम कहाँ पर मेंशन करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखेंगे आप एग्जाम्पल दिया है तो हमेशा इन चीज़ों को भी हमें मेंशन करना पड़ता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को। तो इनको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, देखेंगे आप। एरो के ऊपर लिखेंगे अथवा नीचे, लिखा है ना, एबव और बिलो, एरो के ऊपर नीचे कहीं भी मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ दिया है CO गैस है, प्लस H2 गैस, एरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर कहाँ लिखा है बेटा, हमने ऊपर लिखा है एरो के ऊपर। CH3OH मिथेनॉल लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए हमने प्रेशर को एरो के ऊपर लिखा है। 6CO2 एक्वस है, प्लस 12H2 लिक्विड है, एरो ये आपने देखा है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, आपने पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा सनलाइट की जरूरत होती है और क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो इनको कहाँ पर मेंशन किया जाता है, एरो के ऊपर और नीचे। C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस 6CO2 एक्वस फॉर्म होती है, प्लस 6H2O लिक्विड फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे, आपको कोफिशिएंट भी लिखना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से बैलेंस करना है। फिजिकल स्टेट पूछा जा रहा है तो फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक्वस लिखना है। और अगर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट दिया है तो इसको एरो के ऊपर या नीचे इसको मेंशन करना है, ठीक है। तो यूजिंग दीज स्टेप्स कैन बी बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमने अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन को बैलेंस करना यहाँ सीखा कि इक्वेशन को कैसे और क्यों बैलेंस करते हैं। तो इसी प्रकार से हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो आपको ये बैलेंस करना सीखना है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको एक नया मेथड, एक इजी तरीका और सिखाने की कोशिश करूँगा जो आपके एडवांस क्लासेज में आपको काम आएगा। तो उससे आप बहुत आसानी से किसी भी इक्वेशन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं और आपको ये परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर ये पेपर में ये क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसे बैलेंस नहीं कर पाते। तो इसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने एक लाइन आपको यहाँ एक्सप्लेन की है। इसके बाद मैं एक नया ट्रिक आपको बताऊँगा जिससे आप कैसी भी रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय।
हैव अ नाइस डे।